Hello students, welcome back to Prep On. Let us complete the last lecture of medieval India which has long been pending. चलिए उसे आज complete कर लेते हैं. So, there was a dynasty called Cholas of Tanjavur, Cholas of Tanjore. They had ruled South India as a great dynasty, as a great kings around 10 to 12th century AD. They were founded by a king called विजयला चोल. कभी कभी फाउंडर्स आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं विजयला चोल, बट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट किंग वॉज राजराजवन. Rajarajan was ruling in South India as a great king when Mahmud of Ghazni was conducting raids in North India. North India में जब राजा हार रहे थे महमूद ऑफ गजनी से, तब एक बहुत पावरफुल किंग हुआ करता था साउथ इंडिया में, राजराजवन. राजराजवन स्टार्टेड कॉन्करिंग अदर एरियाज and he was the one who conquered northern part of श्रीलंका. श्रीलंका का एक नॉर्दर्न भाग वो कैप्चर कर लेता है. इस तरीके से चोला साम्राज्यवाद, चोला इंपीरियलिज्म की वो नींव रख देता है. बट ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन राजेंद्र वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया and the greatest king of history of South India, Rajendra I. He completed the conquest of Sri Lanka and Lanka completely was part of Chola Empire. Chola Empire का part हो गया था. Rajendra Chola also conducted trading activities on larger scale in Indian Ocean. ये कहा गया राजेंद्र चोला के समय उनकी नेवल पावर इतनी ज्यादा थी कि बे ऑफ बंगाल ऐसे था जैसे चोला लेक हुआ करता है. चाइना तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी. जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह इसके इन्फ्लुएंस में हुआ करते थे. पर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री वॉज राजेंद्र चोला. राजेंद्र चोला वंस सेंट हिज आर्मी ऑन अ रेड टू नॉर्थ इंडिया. अपनी आर्मी को भेजता है नॉर्थ में अटैक करने के लिए. उसकी आर्मी वापस आती है और विजयी होके आती है. इस उपलक्ष्य में वो अपना टाइटल रखता है गंगई कोंड चोल. कोंड माने विनर, गंगा रीजन को जीतने वाला चोल राजा. तो उसका टाइटल हिस्ट्री में पड़ा गंगई कोंड चोल. और उसने वहीं पर तंजोर के पास अपनी कैपिटल बनाई. नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम. गंगई कोंड चोलपुरम इसने नाम रखा है उसका, गंगई कोंड चोलपुरम. He could win, his army could win the kings of Ganga region. So took the title of गंगई कोंड चोल. और फिर अपनी एक कैपिटल बनाता है नई और वहां नाम रख देता है उस कैपिटल का गंगई कोंड चोलपुरम. तंजावुर के पास एक छोटा सा विलेज है गंगई कोंड चोलपुरम, जहां पर कल्चरल यू कैन से रिमेन्स पाए जाते हैं चोला किंग्स के. चोलास और ज्यादा जाने गए अपने टेम्पल्स के लिए. द्रविड़ शैली में इनके टेम्पल्स बने और एक टेम्पल है तंजावुर में जो बनवाया राजराजापन ने. लॉर्ड शिवा टेम्पल. और एक बनता है गंगई कोंड चोलपुरम में. ये भी कहलाता है बृहदेश्वर टेम्पल.
लॉर्डशिप टेम्पल, दोनों ही आसपास है, दोनों ही का नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। इसका नाम राज राजेश्वर टेम्पल भी है। राज राजेश्वर टेम्पल, राजा के नाम पर नाम पड़ गया राज राजेश्वर टेम्पल। इसका नाम भी बृहदेश्वर टेम्पल है। दोनों शिव टेम्पल हैं। इसको टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया माना जाता है। द्रविड़ शैली में है, टॉलेस्ट टेम्पल मानते हैं इसे। दोनों ही आसपास हैं। बहुत फेमस टेम्पल है चोला डायनेस्टी के किंग्स के बनाए हुए द्रविड़ शैली में। चोलाज सबसे ज्यादा जाने गए अपना कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच साउथ इंडियन डायनेस्टी वाज वेल नोन फॉर देयर कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपका आंसर होगा चोलास। एंड दे वर द ग्रेटेस्ट नेवल पावर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जितने भी डायनेस्टीज हुई हैं, जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी किंग्स वगैरह हुए हैं, शुरुआत से लेकर मेडिवल एज तक, सब में सबसे सुप्रीम नेवल पावर कोई थी तो वो थे चोलास। नेवल ग्रेटेस्ट नेवल पावर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज चोलास, ग्रेटेस्ट नेवल पावर। इसलिए वो अपनी नेवल सुप्रीमेसी के बल पे पूरा इंडियन ओशन उनके पॉलिटिकल कंट्रोल में हुआ करता था। दैट वाज चोलास ऑफ तंजावुर। चोलास ऑफ तंजावुर खत्म होते हैं, फिर वहां और छोटी छोटी डायनेस्टीज रूल करने लगती हैं। आगे चलकर साउथ में एक और बड़े शासक हुए, हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक हुआ करता है। विजयनगर किंगडम रूल्ड बाय वेरियस डायनेस्टीज। वन ऑफ देम वाज संगम, विजयनगर पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। पहली है संगम डायनेस्टी, दूसरी है सालुब, तीसरी है तुलुब, चौथी है अराविडू। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, संगम, सालुब, तुलुब एंड अराविडू। इसी में संगम के ही हैं हरियर एंड बुक्का, 2 भाई हैं जो फाउंडर हैं विजयनगर किंगडम के। हरियर एंड बुक्का, 2 brothers founded a kingdom called Vijayanagar Kingdom. Its capital was called Vijayanagar, hence Vijayanagar Kingdom. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि द विजयनगर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं इन द वर्ल्ड, वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा और तुंगभद्र। तो आपका आंसर होगा इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र। तुंगभद्र के बैंक पे था, नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। विजयनगर वॉज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम, हेंस द नेम ऑफ द किंगडम। विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो इस सीक्वेंस पे याद कर लेंगे। हरियर है, बुक्का है, देवराय है, बहुत सारे किंग्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो हुआ इस डायनेस्टी में उसका नाम था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय लगभग 1509 से 1529 तक रूल करता रहेगा साउथ में एज ए वेरी पावरफुल किंग कॉल्ड कृष्ण देव राय, हु बिलोंग टू तुलुव डायनेस्टी। He belonged to Tulub dynasty. कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, और इन्हीं दिनों साउथ इंडिया में याद होगा आपको पोर्चुगीज भी आ गए हैं कालीकट में, और वो भी एक्सपेंशन में लगे हुए हैं व्यापार के लिए। कृष्ण देव राय सपोर्टेड पोर्चुगीज, आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया बताया था,
कृष्णदेवराय सपोर्टेड पोर्चुगीज इन कैप्चरिंग गोवा, है ना। जो पोर्चुगीज ने गोवा कैप्चर किया था, गोवा बीजापुर के पास था, तो कृष्णदेवराय ने सपोर्ट किया पोर्चुगीज को गोवा कैप्चर करने में, इस कंडीशन में कि जितने भी आप हॉर्सेस लाएंगे वो विजयनगर को देंगे, अहमदनगर बीजापुर वगैरह को नहीं देंगे। अहमदनगर बीजापुर और विजयनगर वगैरह में काफी लड़ाई चला करती थी। तो 1510 में अल्ब्यूकर्क कैप्चर्ड गोवा विद द हेल्प ऑफ विच किंग, तो आपका आंसर होगा कृष्णदेवराय। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, उसके सपोर्ट से वो स्टेब्लिश होते हैं। उन दिनों कोई इंडियन सिस्टम, इंडियन एम्पायर ऐसी कोई चीजें हुआ नहीं करती थी, रीजनल बेसिस पे काम चलता था। कृष्णदेवराय मेंटेन्ड अ कोर्ट ऑफ अष्टदिग्गज, इसकी कोर्ट में तेलुगु भाषा के 8 स्कॉलर्स हुआ करते थे। याद रखिएगा, तेलुगु भाषा के 8 स्कॉलर्स होते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। एक लिटरेरी कोर्ट हुआ करती थी, उसी में एक होते थे तेनालीराम और तेनाली रमन। He was one of the members of Ashtadiggaj, a literary court maintained by King Krishndev Rai. कृष्णदेव राय के मिलिट्री कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हैं। एंड ही रोट अ बुक मुक्त माल्यदा, ही रोट ए बुक अमुक्त माल्यदा इन तेलुगु, कन्नड़ में नहीं तेलुगु में। ही रोट ए बुक कॉल्ड अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यद नाम की किताब लिखते थे, लिखी थी कृष्णदेव राय ने। ही रूल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड लॉट ऑफ टेम्पल्स एट विजयनगर। विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा स्वामी टेम्पल, many more temples had been constructed by King Krishndev Rai. कृष्णदेव राय की डेथ के बाद विजयनगर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है कृष्णदेव राय का। डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उधर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये कृष्णा रिवर है, ये है विजयनगर, और ये है अहमदनगर, ये है बीजापुर, ये है गोलकुंडा। तो ये इनकी स्ट्रगल चल ही रही थी बहुत लंबे समय से, आपस में लड़ाइयां। लेकिन 1565 में इन सारी किंगडम्स ने, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह ने मिलके हमला किया है विजयनगर पर, और होती है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ तल्लीकोट। बैटल ऑफ तल्लीकोट, रक्कस तांगड़ी भी कहते हैं, बैटल ऑफ तल्लीकोट। ये ऐसे ही है जैसे पानीपत के युद्ध नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में है, ऐसे ही साउथ में बैटल ऑफ तल्लीकोट है। विजयनगर पे कंबाइंड हमला होता है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। आपको याद होगा मोहम्मद तुगलक के समय बताया था मैंने कि एक विजयनगर एम्पायर बनी थी मोहम्मद तुगलक के समय, ऊपर बनी थी बहमनी किंगडम, और बहमनी किंगडम के 5 हिस्से हुए थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एंड बरार। ये बीदर है और ये बरार है। ये 5 किंगडम थे, 3 बड़े थे, 2 छोटे छोटे थे। तो आगे चल के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बैटल ऑफ तल्लीकोटा में उन 5 में से कौन सा किंगडम नहीं था, तो आप लिखेंगे बरार वॉज नॉट पार्ट ऑफ बैटल ऑफ तल्लीकोटा। अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था, बरार वॉज नॉट पार्ट ऑफ बैटल ऑफ तल्लीकोटा। इन दिस बैटल विजयनगर वॉज डिवास्टेटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीदर। इसको ये तहस नहस कर देते हैं और विजयनगर
को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। विजयनगर वॉज अ सिटी विच वॉज विजिटेड बाई मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स। इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स ने विजयनगर के बारे में लिखा है। सभी कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत बड़ा है, लंदन बगदाद जैसा है, काफी ब्यूटीफुल है। सभी उसकी तारीफ में लिखते हैं विजयनगर के बारे में। तो कई बार क्वेश्चन आता है, वो जो विजयनगर जो कभी बहुत ब्यूटीफुल बताया गया, फॉरेनर्स ने उसको विजिट किया और सबने इसके बारे में लिखा है इसके बारे में, तो वो विजयनगर आज उसके रूइंस कहाँ मिलते हैं? तो आप बोलेंगे आज उसके रूइंस मिलते हैं हम्पी में। जो डिवास्टेटेड विजयनगर है उसे आज हम्पी कहते हैं, उसे आज हम्पी कहते हैं, विजयनगर को हम्पी कहते हैं। आज यहाँ उसके रूइंस मिल जाते हैं। विजयनगर के बारे में एक किताब लिखी गई, द फॉरगॉटन एम्पायर। जितना ग्लोरियस था उतनी इसे तरजीह इंपॉर्टेंस नहीं मिली। इसी के बारे में विजय फॉरगॉटन एम्पायर किस किंगडम को कहा गया? तो आप आंसर देंगे विजयनगर। विजयनगर को एक किताब लिखी गई, रॉबर्ट सेविल ने किताब लिखी है, द फॉरगॉटन एम्पायर। इट इज अबाउट द ग्लोरी ऑफ विजयनगर विच वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बिग सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। लंदन बगदाद जैसा है, बल्कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। सभी लिखते हैं, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं। अब इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया, वो लिखता है। दुआर्टे बारबोसा है, न्यूनीज है, निकेटिन है, जाने बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, सभी इसके बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट किंगडम इन साउथ इंडिया। फाइनली ये खत्म हो जाता है। एंड द लास्ट another greatest power in the history of Deccan were Marathas, Shivaji. Shivaji was born to Shahaji Bhosle and Jijabai and was trained by teacher दादाजी कोंडदेव। शिवाजी को तैयार किया दादाजी कोंडदेव ने, वो शिवाजी के टीचर थे। His father was Shahaji Bhosle, mother was Jijabai. He was trained by a teacher called दादाजी कोंडदेव, जिनके सुपरविजन में शिवाजी ने हिल फोर्ट्स कैप्चर किए हैं। वो जो सह्याद्री हिल्स पर, वेस्टर्न घाट्स पर छोटे छोटे किले हुआ करते थे पहाड़ियों के ऊपर, उनको कैप्चर कर लेते हैं और एक किंगडम का रूप देने लगते हैं। सारे हिल फोर्ट्स का एक एक चीफ होता है, बट ऑल दीज चीफ्स वर कॉन्कर्ड बाई, कैप्चर्ड बाई शिवाजी। 35 किले हैं, 35 छोटे छोटे किले हैं, इनको वो कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। शिवाजी का नाम साउथ में काफी होता जा रहा है और इन्हीं दिनों आपको याद होगा औरंगजेब ने सत्ता संभाली है नॉर्थ इंडिया में। औरंगजेब गया भी यहीं से है, साउथ में ही वो गवर्नर बन के काम कर रहा था। वहां जाके उसे पता लगता है कि somebody very very capable has developed in साउथ इंडिया, तो वो उसका नाम भी सुनता है और नाम तब ज्यादा सुनने लगता है जब शिवाजी हैड किल्ड अफजल खान। अफजल खान एक बीजापुर का नोबेल है और बड़ा ही पावरफुल माना जाता है। अफजल खान ने ट्रैप बिछाया है कि शिवाजी को कैंप में बुलाता है अपने डिस्कशन के लिए, वार्ता के लिए, और प्लान ये था कि शिवाजी को वहां किल कर दिया जाएगा। शिवाजी गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग and Shivaji still went there in the camp of Bijapur noble Afzal Khan. Before Afzal Khan could do anything, Shivaji killed Afzal Khan in his own camp. ये हुआ 1659 में और औरंगजेब की प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। औरंगजेब अफजल खान की पावर जानता था, अभी यहीं से गया है और अफजल खान को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। औरंगजेब ने यहाँ पर गवर्नर्स नियुक्त करने शुरू किए हैं, बहुत सारे गवर्नर्स भेजे हैं, आर्मी भेजी है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन 1665 में
औरंगजेब ने यहाँ भेजा है राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह मुगल आर्मी के चीफ बन के गए हैं और शिवाजी को उन्होंने हरा दिया है और मुगलों ने शिवाजी पर थोपी है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। मुगलों ने शिवाजी पर थोपी है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर का किला, पुरंदर के किले में मुगलों के साथ ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। मुगलों से वो हार गए थे 1665 में और मुगल आर्मी को लीड कर रहे हैं राजा जय सिंह। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी से उनके काफी सारे किले ले लिए गए। 1666 में, डेट से याद करने की नीड नहीं है, औरंगजेब के बुलावे पर शिवाजी विजिटेड आगरा। आगरा विजिट करते हैं जहां पर उनको औरंगजेब इम्प्रिजन कर लेता है, उनको कैद में ले लेता है। लेकिन शिवाजी वॉज ए वेरी केपेबल वन एंड ही समहाउ एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। आगरा से एस्केप कर जाते हैं। उसके बाद तो फिर साउथ में वापस आने के बाद मुगल शासन जितना चल रहा था साउथ में वो चल नहीं सकता है। अब शिवाजी ने मुगल सिस्टम को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था जब वो आगरा से एस्केप करके वापस आ जाते हैं। 1674 में शिवाजी रायगढ़ के किले में, रायगढ़ का किला उनकी कैपिटल थी, रायगढ़ का किला उनकी कैपिटल थी। उनकी कैपिटल सतारा भी नहीं थी, पूना भी नहीं थी, रायगढ़ का किला उनकी कैपिटल थी। रायगढ़ के किले में शिवाजी का होता है राज अभिषेक, कोरोनेशन होता है और शिवाजी टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी उनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में 1674 में और वो टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी और उनको ब्लेस करते हैं एक मराठा गुरु रामदास। ग्रेटेस्ट मराठा गुरु हुए हैं एक रामदास, जो मराठा नेशनलिज्म के लिए मराठाओं को उनकी शक्ति का बोध कराने वाले टीचर हुए हैं। उनका नाम था रामदास, गुरु रामदास। You can say blessed Shivaji in this ceremony. So Shivaji now became a king called Chhatrapati Shivaji. Shivaji was very, very powerful. शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी के 8 ऑफिशियल्स होते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। उनके पास 8 ऑफिशियल्स थे जिनको अष्टप्रधान कहते थे। उन्हीं में जो सबसे पावरफुल ऑफिशियल था उसे पेशवा कहते थे। पेशवा एक पद है, एक रैंक है, पेशवा की जो डायनेस्टी का नाम नहीं है। 8 ऑफिशियल्स थे शिवाजी के, समझ लीजिए मंत्रिमंडल जैसे मान लीजिए। उनमें सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा एक पद होता था, अष्टप्रधान होता है। शिवाजी ने 2 टैक्सेस शुरू किए थे, चौथ एंड सरदेश मुखी। चौथ एंड सरदेश मुखी, उपज का 1/4 भाग चौथ, उपज का 10वां भाग सरदेश मुखी। सरदेश मुखी 10% और 25% इज दिस वन। तो टैक्सेस उनके हुआ करते हैं, उन्होंने टैक्सेस शुरू किए हैं। शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में और शिवाजी की डेथ के बाद 1680 से 89 उनका बेटा शंभाजी किंग है। शंभाजी वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब। शिवाजी का बेटा मराठाओं को आगे ले जाएगा, शंभाजी उसका नाम है, उसको औरंगजेब के ऑर्डर पे मार दिया जाता है। उसके बाद शिवाजी का दूसरा बेटा है राजा राम, वो इसी तरीके से किंगडम चलाएगा। राजा राम की नेचुरल डेथ होती है तो मराठाओं को रूल करती है शिवाजी की डॉटर इन लॉ, वाइफ ऑफ राजा राम, ताराबाई। तो मराठाओं में शिवाजी की डॉटर इन लॉ एक फैमिली में एक रूलर भी हुई हैं, महिला शासिका हुई हैं, ताराबाई। शी वॉज द रूलर, शी रूल्ड फॉर सम टाइम बट 1707 में आपको पता है औरंगजेब की डेथ हो गई थी और औरंगजेब की डेथ के बाद जो शिवाजी का ग्रैंड सन है शाहू, उसे औरंगजेब की कैप्टिविटी से छोड़ दिया जाता है। पहले वो औरंगजेब की कैप्टिविटी में था, औरंगजेब की कैप्टिविटी से छोड़ देते हैं और फिर राजा हो जाता है शाहू।
लेकिन शाहू अपना पेशवा नियुक्त करता है उस समय के सबसे केपेबल मराठा को। उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। शाहू शायद नहीं चल पाता अगर नहीं वो नियुक्त करता बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मतलब पहले तो नहीं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी के बाद जो डिक्लाइन आया था मराठा पावर में, उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और मराठाओं के अब जो सही मायने में देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ ही मेन तरीके से मराठाओं को चलाते हैं। शाहू नाम मात्र ग्लेकिंग है। बालाजी विश्वनाथ का बेटा है बाजीराव वन। बालाजी विश्वनाथ का बेटा है बाजीराव वन, जो 1720 से 1740 तक मराठाओं को चलाएगा। अनदर वेरी वेरी पावरफुल पेशवा वॉज बाजीराव वन, सन ऑफ। अब ये जो पेशवा है ये फैमिली हो जाएगी। अब ये पेशवाशिप एक फैमिली में ही रन करेगा और ये बहुत ग्रेटेस्ट पेशवा मान लिया जाए इसे एक तरीके से कहा जाए तो। इसके समय में मराठाओं का काफी एक्सपेंशन होता है, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, बड़े एरिया में फैल जाते हैं मराठास। ये मराठा कॉन्फेडरेसी बनाना चाहता है, ये मराठाओं का महासंघ बनाना चाहता है। मराठाओं का महासंघ का मतलब है 5 मराठा पावर, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, होलकर, ये 5 मराठा पावर हैं। अगर ये एक हो जाते तो शायद भारत में मुगल रूल स्थापित, ब्रिटिश रूल स्थापित नहीं हो पाता। पेशवा पूना से रूल करते थे, सिंधिया ग्वालियर से रूल करते थे, गायकवाड़ बड़ौदा से रूल करते थे, भोसले नागपुर से रूल करते थे, होलकर इंदौर से रूल करते थे। इन्हीं होलकरों में एक होंगी रानी अहिल्याबाई होलकर, अनदर मराठा who also ruled, अहिल्याबाई होलकर। तो ताराबाई एंड अहिल्याबाई होलकर टू ग्रेट मराठा विमेन रूलर्स फॉर देयर। तो ये पांचों को वो एक महासंघ बनाना चाहता था, लेकिन जो संभव नहीं हो पाया। ये पांचों कभी एक नहीं हो पाए और एक दूसरे के अगेंस्ट भी कभी कभी काम करने लगते थे। और आपको पता है आगे चल के ये सब सब्सिडरी लाइन्स में वेलेस्ली को कैप्चर करना शुरू कर देगा। तो पेशवा पूना, सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर। बाजीराव वन की डेथ हो जाती है अर्ली एज में और बाजीराव वन का फिर बेटा है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के समय होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इन द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव ही वॉज पेशवा एट दैट टाइम, जिसमें मराठास वर डिवास्टेटेड बाई अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। मराठास वर डिवास्टेटेड, बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली, अफगान इन्वेडर, attacked Marathas and Marathas were devastated. सदाशिवराव विश्वासराव लीड कर रहे हैं इसमें मराठास को, लेकिन मराठास वर devastated and this was the end of the glory of Marathas. In the third battle of Panipat, Marathas had been devastated by Ahmad Shah Abdali. और यहीं से ये तय भी हो गया है। इसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगी 1764 में। इधर मराठा हार चुके हैं जिनसे अंग्रेज डरते हैं, उधर बैटल ऑफ बक्सर में तो बंगाल भी हार गया, अवध भी हार गया, शाह आलम II भी हार गए हैं। इसलिए कहते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर से ही तय हुआ था कि भारत में अंग्रेज रूल करेंगे, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर तक आते आते द ग्रेटेस्ट इंडियन पावर मराठास हैड बीन डिवास्टेटेड। अंग्रेजों को अब रोकने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से मराठास खत्म हो जाते हैं। पेशवाशिप चलती रहेगी और एक पेशवा था बाजीराव II।
जिसने सब्सिडियरी अलायंस भी साइन किया है, और 1818 में इसने रिवोल्ट भी कर दिया था, जिस समय पेशवा हाउस से पूना छीन लिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मॉडर्न इंडिया में बताया था मैंने आपको। और लास्ट पेशवा बाजीराव टू था, पेशवाशिप खत्म हो गई 1818 में रिवोल्ट कर, ये आखिरी रिवोल्ट था कि जो इंडियन पावर द्वारा बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, जब किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। इसमें मराठा एक हो गए थे, लेड बाई बाजीराव टू, लास्ट पेशवा। ही वॉज डिफीटेड एंड ही वॉज पेंशनड ऑफ टू कानपुर इसको पेंशन ऑफ कर दिया गया था, इससे पूना छीन लिया गया था। कानपुर में रह रहा है, इसकी डेथ हो जाती है 1852 में। इसी का बेटा है जो नाना साहेब, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में कानपुर से लीड करता है रिवोल्ट ऑफ 1857। वो भी हार जाते हैं, रन अवे समवेयर। दिस वे दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ medieval India, and all important points related to history of South India to your level have been told. This completes your syllabus for UPS, UPPCS AE. ठीक है? Thank you very much for attending these classes. Thanks a lot.